नमस्कार साथियों, मैं राजलाल यादव एक बार फिर अपने चैनल टारगेट विथ राजलाल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, भौतिक विज्ञान की श्रृंखला के अंतर्गत आज मैं 5वां वीडियो लेकर आया हूं और हमारे वीडियो का मुख्य विषय प्रकाश या लाइट है। मित्रों, जैसा कि आप लोग हमेशा की तरह समझ पा रहे हैं कि जो प्रकाश चैप्टर है, इससे बहुत आयत प्रश्न आते हैं हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो चलिए चलते हैं, आज तुरंत प्रकाश पर प्रश्नों को लेते हैं और उनकी व्याख्या करते हैं। निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होती है? निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होती है? तो इसका सही उत्तर होगा 320 से लगाए 400 नैनोमीटर तक। 320 से लगाए 400 नैनोमीटर विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होती है। सौर विकिरण में से किस परास में दिखाई देता है? सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखाई देता है? तो सही जवाब होगा 400 से लेकर 700 नैनोमीटर। पृथ्वी पर आने वाली सौर विकिरण का परास, पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण का परास 100 नैनोमीटर से लगाए 10 के 6 घात नैनोमीटर तक विस्तृत है। इस सौर विकिरण को परावैंगनी विकिरण 100 से लेकर के 400 नैनोमीटर के परास को तक, दृश्य प्रकाश 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक, अवरक्त विकिरण 700 से लेकर के 10 के पावर 6 घात नैनोमीटर में विभाजित किया जाता है। फिर चलते हम प्रश्न नंबर 3 पर। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्ध्य प्रसार होता है। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्ध्य प्रसार होता है 390 से 780 नैनोमीटर के बीच। दृश्य प्रकाश विद्युत चुम्बकीय विकिरण का वह भाग है जो मानवीय आंख द्वारा देखा जा सकता है। एक सामान्य मानवीय आंख 390 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य के बीच विद्युत चुम्बकीय विकिरण को स्पष्ट रूप से देख सकती है। मानव आंख द्वारा दृश्य प्रकाश के जिस तरंगदैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वह है 5500 एंगस्ट्रॉम। 5500 एंगस्ट्रॉम। मानव आंख दृश्य प्रकाश के लगभग 5500 एंगस्ट्रॉम या 555 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है। ज्ञातव्य है कि दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक होती है। मानव नेत्र दृश्य प्रकाश की मध्यम तरंगदैर्ध्य वाली किरणों के, विशेष करके पीले हरे रंग की प्रकाश की किरणें अर्थात तरंगदैर्ध्य जिनका 555 नैनोमीटर होता है के प्रति सर्वाधिक सुग्राह्य होती हैं। प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? तरंग और कण दोनों की तरह होती है। प्रकाश दोहरी प्रकृति प्रदर्शित करता है, कभी कण के समान, कभी तरंग के समान। प्रकाश के कुछ कणों जैसे कि व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि की व्याख्या प्रकाश की प्रकृति को तरंग मानकर की जाती है, जबकि अन्य गुणों जैसे कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव आदि की व्याख्या यह मानकर की जाती है कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों से मिलकर बना है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि यह छोटे छोटे कणों से बना होता है। प्रकाश का वेग बहुत अधिक होता है। प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बहुत छोटा होता है। प्रकाश अपने चारों ओर से परावर्तित होता है। तो सही उत्तर होगा प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बहुत छोटा होता है। प्रकाश की गति निर्वात में प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बहुत छोटा होता है तथा उसका विवर्तन भी बहुत छोटा होता है। प्रकाश का विवर्तन बहुत छोटा होता है क्योंकि उसकी तरंगदैर्ध्य बहुत छोटी होती है और इस विवर्तन को हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते, इसलिए हमें प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है। तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है नहीं, चलता हुआ प्रतीत होता है क्योंकि उसकी तरंगदैर्ध्य बहुत छोटी होती है
और उन तरंग दैर्ध्यों का विवर्तन भी बहुत छोटा है जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रकाश का वेग अधिक होता है, ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, आकाशीय पिंडों का वेग सबसे अधिक होता है, रॉकेट का वेग सबसे अधिक होता है। तो सही उत्तर है प्रकाश का वेग अधिक होता है। प्रकाश की गति निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, जबकि ध्वनि की वायु में गति 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। प्रकाश की गति पानी में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। प्रकाश का वेग कांच में 2.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश की गति सदैव ध्वनि की गति से अधिक होती है। आकाशीय पिंडों एवं रॉकेटों का वेग प्रकाश की गति से बहुत कम होता है। प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानित से 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है हीरे में, पानी में, निर्वात में, हाइड्रोजन में। तो प्रकाश का वेग अधिकतम निर्वात में होगा। प्रकाश का वेग अधिकतम निर्वात में होता है। प्रश्न में दिए गए माध्यमों में प्रकाश का वेग इस प्रकार से है। निर्वात में 2.99 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, हीरे में 1.24 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और पानी में 2.26 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और हाइड्रोजन में 2.98 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। फिर हम चलते हैं प्रकाश की गति किसके बीच में जाते हुए न्यूनतम हो जाती है? प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम हो जाती है? कांच, निर्वात, जल, वायु। तो निश्चित रूप से कांच में, इन चारों विकल्पों में कांच में जाते हुए न्यूनतम हो जाएगी। जिस वस्तु का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, जिस वस्तु का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है उसमें प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। कांच, निर्वात, जल तथा वायु में से कांच का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा है, इसलिए प्रकाश की गति कांच में न्यूनतम होगी। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगा समय 8.5 मिनट। 8.5 मिनट। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में 500 सेकंड लगते हैं, जिसे मिनट में बदलने पर लगभग 8.5 मिनट होते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगभग समय लगता है 8 मिनट। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वह होते हैं तरंग दैर्ध्य और वेग। तरंग दैर्ध्य और वेग। जब कोई प्रकाश तरंग वायु से कांच या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है, लेकिन उसका तरंग दैर्ध्य बदल जाता है। जब कोई प्रकाश तरंग वायु से कांच में अर्थात एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है, लेकिन उसका तरंग दैर्ध्य और वेग बदल जाता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है? आवृत्ति। आवृत्ति नहीं बदलती है किसी माध्यम को बदलने से। निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण एकमात्र ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें अत्यधिक मात्रा में सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। प्रकाश संश्लेषण एकमात्र ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें अत्यधिक मात्रा में सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का रासायनिक समीकरण इस प्रकार से है: 6CO2 + 12H2O प्लस प्रकाश ऊर्जा प्लस पर्णहरित इक्वल टू 6C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O पर्णहरित। प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है। नियान। अक्रिय गैसों को भरा जाता है। नियान गैस विसर्जन लैंपों, डिस्चार्ज लैंपों एवं ट्यूबों तथा प्रदीप्ति बल्बों में भरी जाती है।
साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? बहुलित बहुलित परावर्तन एवं व्यक्तीकरण। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण का परिणाम है। जब किसी पारदर्शक पतली परत पानी की सतह पर तेल की पतली परत या साबुन के घोल के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश आपतित होता है तो परत के दोनों पृष्ठों से परावर्तन तथा अपवर्तित प्रकाश किरणों में व्यक्तीकरण होता है। इस परिघटना के फलस्वरूप परत चमकदार दिखाई देती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में, अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम में। सघन माध्यम से विरल माध्यम में। अगला प्रश्न है जैसे जब प्रकाश की किरणें व्याख्या कर लेते हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो आपतन कोण के क्रांतिक कोण से अधिक हो जाने पर अपवर्तित किरण सघन माध्यम में वापस लौट आती है, जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। प्रश्नगत विकल्पों में हीरे का अपवर्तनांक कांच से अधिक होने के कारण हीरे से कांच में प्रकाश के जाने पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? पूर्ण अभ्यंतर या आंतरिक परावर्तन पर। प्रकाश तंतु कांच, सिलिका, प्रकाश तंतु या ऑप्टिकल फाइबर कांच या सिलिका या प्लास्टिक से निर्मित अत्यधिक पतली बेलनाकार खोखली नलिकाएं होती हैं जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। इनमें प्रकाश ऊर्जा का किसी प्रकार का क्षय नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। तंतु प्रकाश की संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? प्रकाश तरंगों के रूप में। तंतु प्रकाश की संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? प्रकाश तरंगों के रूप में। तंतु प्रकाशिकी संचार एक प्रणाली है जिसमें सूचनाओं की जानकारी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से प्रकाश बिंदुओं के रूप में भेजी जाती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो तंतु प्रकाशिकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है। प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध में मुक्त है। भारत में प्रकाशिक तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह संबद्ध है। तो इसमें सबसे सही जो है पहला है, फिर दूसरा है और तीसरा है, चौथा नहीं सही है। तो फिर हम इसकी व्याख्या के रूप में देख लेते हैं कैसे चल रही है। प्रकाश तंतु या ऑप्टिकल फाइबर सिलिका से बनी पतली बेलनाकार नलिकाएं होती हैं जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। इसमें प्रकाश ऊर्जा का किसी प्रकार क्षय नहीं होता। प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है। ये वैद्युत चुंबकीय अवरोध और रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त होते हैं। वर्ष 2000 में स्टरलाइट कंपनी समूह द्वारा भारत में प्रकाशिक तंतु का निर्माण किया गया, न कि रिलायंस उद्योग समूह द्वारा। मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो एंडोस्कोप प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन पर के सिद्धांत पर कार्य करता है। एंडोस्कोप में फाइबर ऑप्टिक्स तकनीक का प्रयोग होता है तथा यह प्रकाश के सकल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। एंडोस्कोप है संकीर्ण दूरदर्शी, कैमरे का प्रकार, सरल सूक्ष्मदर्शी, इनमें से कोई नहीं है। तो एंडोस्कोप है क्या, देखते हैं। एक एंडोस्कोप एक चिकित्सीय उपकरण है। इसे कैमरे का प्रकार कहना गलत होगा। इसमें एक लंबी, पतली और लचीली नली होती है
जिसमें प्रकाश और एक वीडियो कैमरे की व्यवस्था होती है। इसका उपयोग चिकित्सक मानव शरीर के आंतरिक भागों का चित्र लेने के लिए करते हैं। इसे मानव के प्राकृतिक छिद्रों जैसे मुंह, नाक इत्यादि के रास्ते शरीर में प्रवेश कराया जाता है। मृग मरीचिका का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग मरीचिका का कारण भी है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फिर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मृग मरीचिका की व्याख्या कर लेते हैं। मृग मरीचिका एक प्रकार का वायुमंडलीय दृष्टि भ्रम है जिसमें प्रेक्षक अस्तित्वहीन जलाशय एवं दूरस्थ वस्तु के उल्टे या बड़े आकार के प्रतिबिंब तथा अन्य अनेक प्रकार के विरूपण देखता है। वस्तु और प्रेक्षक के बीच की दूरी कम होने पर प्रेक्षक का भ्रम दूर हो जाता है, अर्थात वह विरूपित प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता। मरीचिका वायुमंडलीय अपवर्तन का एक अनोखा एवं आश्चर्यजनक प्रभाव है जो आमतौर पर गर्म रेगिस्तान में दिखाई पड़ती है। रेगिस्तान में दिन के समय जब भूमि के निकट की वायु की परतें गर्म हो जाती हैं तथा वह विरल हो जाती हैं और ऊपर की ठंडी परतों की अपेक्षा कम अपवर्तक होती हैं, अतः किसी सुदूर वस्तु से आने वाला प्रकाश ज्यों-ज्यों हवा में की परतों से अपवर्तित होता है त्यों तो अविलंब से अधिक विचलित होता रहता है और अंत में पूर्ण आंतरिक रूप से परावर्तित हो जाता है। फलतः प्रेक्षक वस्तु का काल्पनिक और उल्टा प्रतिबिंब देखता है। मरीचिका का बनना उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। मृग तृष्णा उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। स्थलीय मापन, स्थलीय तापन, प्रकाश परावर्तन, प्रकाश अपवर्तन, प्रकाश विवर्तन। तो इनमें से किस तथ्य के कारण मरीचिका बनती है? तो मरीचिका दो तथ्यों के कारण बनती है, एक स्थलीय तापन और प्रकाश का परावर्तन। तो हमारा विकल्प नंबर 1 सही हो सकता है। चलते हैं हम, विकल्प नंबर सी सही है, प्रकाश का अपवर्तन। जो मृग मरीचिका बनती है स्थलीय तापन और प्रकाश के अपवर्तन पर बनती है। तो 1 और 3 सही है। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? इसकी आणविक संरचना के कारण, प्रकाश के शोषण के कारण, कि प्रकाश के शोषण के कारण, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, या कुछ अन्य निहित गुण के कारण? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा जगमगाता है। हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है। इसकी कटाई या तराशी द्वारा इस प्रकार होती है कि हीरा का अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है। इसकी कटाई या तराशी इस प्रकार होती है कि कोई प्रकाश किरण इसके अंदर चली जाए तो वह बाहर निकलने से पहले उसका कई बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इस प्रकार कई बार किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने से हीरा चमकने लगता है। उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत यह है कि जो है उसमें उसका अति उच्च अपवर्तक सूचकांक है। उसका अति उच्च अपवर्तक सूचकांक होता है। हीरे के चमकने का प्रमुख कारण उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही है। चूँकि हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक 2.42 होने के कारण इसका क्रांतिक कोण 24 डिग्री होता है। अतः जब विशेष रूप से काटे गए हीरे के अंदर प्रकाश पड़ता है तो हीरे के पृष्ठों पर बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और इस परावर्तन की वजह से हीरा चमकने लगता है। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें से एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच से झिलमिलाता है। हीरे का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। दोनों वक्तव्यों में कौन सही है? पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है। तो देखते हैं, पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है। हीरे की झिलमिलाहट अधिक अपवर्तनांक 2.42 के कारण होती है। परिणाम स्वरूप इसका क्रांतिक कोण कम होता है तथा इसके विपरीत तथा इसके विभिन्न बिंदुओं से प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। यही कारण है कि हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है, जबकि कांच का अपवर्तनांक 1.51 होता है। इस प्रकार कथन 1 सही है जबकि कारण गलत है।
किसी वस्तु के त्रिविमी प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्त करने की तकनीकी का नाम है होलोग्राफी। किसी वस्तु के त्रिविमीय या 3 डायमेंशनल प्रतिरूप को अंकित या पुनरावृत्त करने की तकनीकी को होलोग्राफी कहते हैं। होलोग्राफी वह तकनीक है जिसमें लेजर किरणों द्वारा की गई फोटोग्राफी से किसी वस्तु का त्रिआयामी चित्र बनाया जाता है। होलोग्राफी ध्वनि, प्रकाश या किसी भी तरंग के साथ कार्य कर सकती है। होलोग्राफी का बहुधा उपयोग अभिलेखों को संचित करने तथा माइक्रोफिश में किया जाता है। इसका उपयोग करके वास्तविक त्रिआयामी चलचित्र भी तैयार किए जाते हैं। त्रिविमीय चित्र लेने के लिए निम्न से किसका उपयोग किया जाता है? तो होलोग्राफी का उपयोग किया जाएगा। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस पर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना कहलाता है। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना कहलाता है रोस्टर स्कैन। रोस्टर स्कैन कहलाता है। रोस्टर स्कैन का प्रयोग CRT कैथोड रे ट्यूब मॉनिटरों में होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन गन के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक पुंज को प्रक्षेपित किया जाता है। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती हैं सभी पारदर्शी माध्यमों के। रमन प्रभाव के अनुसार एकल तरंगदैर्ध्य प्रकाश किरणें जब किसी पारदर्शक माध्यम जैसे ठोस, द्रव या गैस में से गुजरती हैं तब रमन प्रभाव के अनुसार एकल तरंगदैर्ध्य प्रकाश किरणें जब किसी भी पारदर्शक माध्यम जैसे ठोस, द्रव या गैस में से गुजरती हैं तब इसकी प्रकीर्णित किरणों का अध्ययन किया जाए तो इसमें मूल प्रकाश की किरणों के अतिरिक्त स्थिर अंतर पर बहुत कम तीव्रता की किरणें उपस्थित होती हैं। इन किरणों को रमन किरणें कहते हैं। रमन प्रभाव के अनुसार एकल तरंगदैर्ध्य वाली प्रकाश की किरणें जब किसी पारदर्शक माध्यम जैसे ठोस, द्रव, गैस से गुजरती हैं तब इसका प्रकीर्णित किरणों का अध्ययन किया जाता है। इसमें मूल प्रकाश की किरणों के अतिरिक्त स्थिर अंतर पर बहुत कम तीव्रता की किरणों भी पाई जाती हैं। इन किरणों को रमन किरणें कहते हैं। ध्वनि के पुनरुत्पादन रिप्रोड्यूशन के लिए एक CD कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। लेजर बीम प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है? लेजर बीम। CD प्लेयर में प्रयुक्त लेजर पराबैंगनी लेजर प्रकाश को उत्सर्जित करता है। CD प्लेयर में प्रयुक्त लेंस पराबैंगनी लेजर प्रकाश को उत्सर्जित करता है जो CD की चमकदार सतह से परावर्तित होकर ध्वनि उत्पन्न करता है। जब एक CD ऑडियो वीडियो प्रणालियों में प्रयुक्त होने वाली कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है। परावर्तन और विवर्तन की परिघटना के आधार पर ऑडियो वीडियो की प्रणालियों में प्रयुक्त होने वाली कॉम्पैक्ट डिस्क सतह पर सुरक्षात्मक लैकर कोडिंग होती है जो थिन फिल्म की भांति कार्य करती है और परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के लिए जिम्मेदार होती है। यही CD सूर्य के प्रकाश में देखने पर इंद्रधनुषी रंग में दिखलाई पड़ती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दीर्घ तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन लघु तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश के प्रकीर्णन से कहीं अधिक होता है। जल में दृश्य प्रकाश की गति निर्वात में गति का 0.5 गुना होती है। रेडियो तरंगें द्रुतगामी दोलायमान वैद्युत धाराओं से उत्पन्न होती हैं। अतिचालन वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस डॉपलर के परावर्तित लघु रेडियो तरंगों का प्रयोग करता है। इसमें 3 और 4 सही हैं। कौन कौन सही हैं? 3 और 4। 3 और 4 सही हैं। तीन और 4 सही होने का मतलब हो गया चूंकि प्रकीर्णन या विचलन डेल्टा इज बराबर n-1 इंटू ए अतः दीर्घ तरंगदैर्ध्य कम अपवर्तनांक वाले प्रकाश का प्रकीर्णन लघु तरंगदैर्ध्य
वाले प्रकाश से कम होता है। दीर्घ तरंगदैर्ध्य अर्थात कम अपवर्तनांक वाले प्रकाश का प्रकीर्णन लघु तरंगदैर्ध्य या लघु तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश से कम होता है। जल में दृश्य प्रकाश की गति 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जल में दृश्य प्रकाश की गति निर्वात में प्रकाश की गति का 0.75 गुना है। इस प्रकार कथन 1 एवं 2 गलत है, जबकि 3 एवं 4 सही हैं। एक चलचित्र में पूरी फिल्म के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सामान्यतः 24 फ्रेम प्रति सेकंड प्रक्षेपित किए जाते हैं। आँख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन हटाने के बाद 0.1 सेकंड तक बना रहता है। ए सही है लेकिन आर गलत है। प्रश्न कथन ए सही है जबकि कारण आर गलत है, क्योंकि आँख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन हटाने के 1/16 सेकंड बाद तक बना रहता है। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते, क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। पृथ्वी की सतह वक्राकार होने के कारण दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते, क्योंकि सिग्नल्स पृथ्वी की सतह से न टकरा कर आगे बढ़ जाएंगे। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी है आवृत्ति मॉड्यूलम। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य तरंगों का प्रेषण करने के लिए तकनीकी जो है आवृत्ति मॉड्यूलम है। श्रव्य संकेतों के प्रेषण हेतु आवृत्ति मॉड्यूलम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। इस तकनीकी में से प्रसारित संकेत किसी भी प्रकार के शोर तथा विकृति से मुक्त होते हैं। दृष्टिपटल अर्थात रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा होता है या वस्तु से बड़ा होता है, तो सही जवाब है वह वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है। जो रेटिना या दृष्टिपटल पर जो प्रतिबिंब बनता है वह वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा छोटा व वास्तविक बनता है। उल्टा छोटा व वास्तविक बनता है। प्रतिबिंब बनने का संदेश दृश्य तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंच जाता है और वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। यद्यपि रेटिना पर बना वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा होता है, लेकिन अनुभव के आधार पर यह हमें सीधा दिखाई पड़ता है। अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है? अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है? सीधा तथा वास्तविक, सीधा तथा आभासी, उल्टा तथा वास्तविक, उल्टा तथा आभासी। तो इसमें से कुछ भी सही नहीं है। उल्टा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है और वास्तविक बनता है। क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा दो आंखों का होना अधिक उपयुक्त है? दो आंखों के कारण रंग आसानी से पहचाना जा सकता है। दो आंखों के कारण हम अंधेरे और हल्के प्रकाश में आसानी से देख सकते हैं। इसी कारण मोज़ेक विजन द्वारा मनुष्य देख सकता है। इस कारण से दूरी और गहराई का एहसास होता है। तो ये सही है। दो आंखों के होने से प्रतिबिंब की प्राप्ति में सममित सटीक होती है तथा गहराई और दूरी का शुद्धतम अनुमान होता है। तो मित्रों, आज जो प्रकाश पर आधारित वीडियो में आज इतना ही। आगे भी प्रकाश पर हम 1-2 वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।